साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे स्टूडियो में हमारे सहयोगी मिस्टर कमला शंकर जी हैं और आज हम बिहार के बहुत बड़े सर्वे के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का होना है, जिसमें 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें कई पार्टियां आमने सामने होंगी और बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें विशेष अगर जोरों शोरों पर दो पार्टियां बहुत अधिक लड़ाई में चल रही हैं तो उन दो पार्टियों में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है। तो इन दोनों पर किसकी हार होनी है, किसकी जीत होनी है, इस पर विशेष परिचर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे सहयोगी मिस्टर कमला शंकर जी हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने ऑडियंस से जानना चाहूँगा। मैं कमला शंकर यादव, आपके जो दर्शक हैं नेशनल बहुजन टीवी के समस्त दर्शकों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो इस समय बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जिसमें 243 सीटें हैं। 243 सीटों में ढेर सारी पार्टियां हैं, जिस पर इंडिया गठबंधन और एनडीए दो गठबंधन जो है आमने सामने हैं और इसमें किसकी आपके तरफ ज़्यादा हिचतान दिख रही है या फिर किसकी इस समय बिगुल बजने वाला है? बिहार में कौन सी पार्टी है जो अपना डंका बजाएगी इस 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए 2025 का जो ये विधानसभा चुनाव है, काफ़ी ये एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए की जीत हुई, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने इतना भरपूर जोरदार प्रदर्शन किया कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बहुत प्रचंड बहुमत से बनने वाली होती थी, उसको रोका गया। और इसका मुख्य श्रेय उत्तर प्रदेश में जो कि सपा समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपनी झोली में ला करके कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया था। तो इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के लिए मुसीबतों भरा हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और जब से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है तब से उनका जो हौसला है काफ़ी बुलंद है। और उनकी पार्टियों में जो भी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, राहुल गांधी भी अपने फुल अंदाज में है, जैसा कि अपना यात्रा और इस समय अभी हाल ही में देखिए यात्राएं की गई, बुलेट पर चढ़ करके जो है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, वहाँ पर अखिलेश यादव भी गए और पूर्णिया के सांसद माननीय पप्पू यादव जी भी थे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन की अपेक्षा इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। साथियों, जैसा कि आप सबकी जानकारी के लिए अभी हमारे साथी ने बताया कि एनडीए गठबंधन से अधिक इंडिया गठबंधन दिख रही है, लेकिन हमारी नज़र में एक सवाल है आपसे सर। सवाल यह है कि 2024 का चुनाव जो है अभी हाल ही में बीता है, जिसमें बिहार की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो उस समय एनडीए गठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी बिहार में दी थी। तो क्या लगता है 2025 में क्या एक वर्ष में इतना परिवर्तन हो सकता है? कहीं न कहीं लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में हर जगह मुद्दे कुछ अलग होते हैं। जो चुनाव होता है, केंद्र का चुनाव किसी दूसरे मुद्दे पर लड़ा जाता है, किसी दूसरे का चेहरा दिखाया जाता है, तो वहीं विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ अलग होते हैं। वहाँ के लोकल मुद्दे उठाए जाते हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी बात की, जहाँ पर ये देखा जाए कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा किसको, क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी इस समय उनकी काफ़ी एज भी हो चुकी है और कहीं न कहीं अब दूसरे किसी मुख्यमंत्री की तलाश में एनडीए गठबंधन जरूर रहेगा। तो मायने रखता है कि मुख्यमंत्री आगे चलकर किसको बनाया जाएगा और वो मुख्यमंत्री जो कि अब कहीं न कहीं परिवर्तन चाहती है बिहार की जनता और परिवर्तन करती भी है, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पाला पलटने में इतने माहिर हैं कि कभी इंडिया गठबंधन में मिलकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा देते हैं, तो कभी एनडीए में जाकर के एनडीए गठबंधन की सरकार बनवा देते हैं। तो जनता को तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमने इंडिया गठबंधन को जिताया था कि एनडीए गठबंधन को जिताया था। तो कहीं न कहीं इस बार जो चुनाव होगा, जनता ज़रूर अपना एक मुफ्त
एक तरफा वोट जब तक नहीं करेगी तब तक बिहार की जनता को एक अस्थाई सरकार नहीं मिलने वाली है। तो इस बार बिहार की जनता कहीं न कहीं अपना एक अस्थाई सरकार खोजने के प्रयास में ज़रूर होगी। वाकई में अगर कहा जाए तो बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, तो देखना क्या होता है 2025 के चुनाव में। लेकिन सर, एनडीए गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं जिससे एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी विपक्ष की जनता के द्वारा चुने गए विधायक या फिर सांसद से इंडिया गठबंधन को बहुत ही मजबूती करार दे रही हैं और 2025 के आगामी जो चुनाव होने वाला है बिहार में, इसमें मजबूती प्रदान करेंगी। देखिए, जहाँ तक लोकसभा की चुनाव की बात हो तो वहाँ पर एनडीए गठबंधन तो बिल्कुल, जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा यानी रामविलास की पार्टी जो है वो 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जीते थे और उनका भी काफ़ी मनोबल हाई है। और साथ ही साथ जदयू, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी तो है ही साथ में। तो ये मुख्य पार्टियां, बाकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं मजबूत तो है ही। लेकिन जहां पिछले वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर अकेले तेजस्वी यादव की पार्टियों को देख करके, उनकी रैलियों को देख करके सबके पसीने छूट गए थे कि वास्तव में तेजस्वी की पार्टियों में जितने लोग आते थे, उनकी रैलियों में इतने लोग इकट्ठा हो जाते थे, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि इस बार जो है वो राजद की सरकार बन जाएगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दूर चलते चलते गठबंधन जो है 243 का जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा होता है, हाँ, वो न पार कर पाने की स्थिति में वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक गए। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ, इस बार कहीं ना कहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पूरी दमखम के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम तत्पर हो चुके हैं। तो वहीं मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवाओं का एक अच्छा चेहरा, एक उभरता हुआ सितारा जो कि सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर जो निषाद समाज का वोटर है काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो मुकेश सहनी का साथ में रहना कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वाकई में बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, तो देखना यह है कि 2025 में परिवर्तन कैसे होता है। तो क्या कहना है सर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक करारा झटका दिया है एनडीए गठबंधन को यूपी में 37 सीटों पे लोकसभा चुनाव जीतकर करारा जवाब देते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल होकर जो पूर्व बहुमत की सरकार थी एनडीए की, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि बिहार का विधानसभा चुनाव काफ़ी अलग होने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 2020 की अपेक्षा 2025 का चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव होने वाला है। और इसके कई कारण भी हैं, क्योंकि जनता का एक तरफ जहां नीतीश कुमार से विश्वास उठा है, भले वो एनडीए गठबंधन की तरफ हों, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन से लेकिन सर वो सरकार में भी तो हैं, वो सरकार में हैं, जनता के हितों की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता के मुद्दों को पूरा भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इतना जल्दी वो हार मानने वाले हैं? नहीं, बात जनता की है ना, तो जनता तो उनको इंडिया गठबंधन के साथ भी जिताई, एनडीए गठबंधन के साथ भी जिताई है। लेकिन देखना होगा, इस बार बीजेपी से भी कम सीटें उनकी आई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार और ज़्यादा कम सीटें न आए कि उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी अधूरा रह सकता है। तो इस वजह से जनता को इस बात, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को चाहने वाले व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सीटें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। और अगर सीटें कम हुई, बीजेपी की सीटें अगर ज़्यादा आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। और जनता जो खासकर हम मान रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है, अगर सीटें कम आती हैं तो बिल्कुल ये निश्चित है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो इस बार जनता जो भी चुनाव करेगी बहुत सोच समझ करके, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है जदयू का ग्राफ धीरे धीरे घटता जा रहा है और जदयू का ग्राफ इधर घट रहा है तो उधर बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। एक समय में ऐसा भी आया था कि बिहार में जो है
एक ऐसी षड्यंत्र रचा गया था जिसमें बीजेपी जो है अकेले अपना प्रचार कर रही थी और नीतीश अपना अकेले प्रसार कर रहे थे। बिहार में बड़ा मनमुटाव भी चल रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति है और ये राजनीति में कौन कब किसका साथी रहेगा, कब अभी आपने कहा ना कि जो ये पता नहीं चलता। देखिए, आपने अभी एक बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट बिहार में अधिक आती है तो नीतीश का सपना ही रह जाएगा मुख्यमंत्री बनने का। बिल्कुल। तो इस बात पे मैंने आपसे ये सवाल किया कि जो बिहार में अभी एक मनमुटाव चला था जिसमें कुछ अन्य पदाधिकारी या पार्टी के अन्य नेता लोग जो बीजेपी के थे वो लोग बगावत कर रहे थे नीतीश से, हाँ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो राजनीति है वो चाहती है कि जब तक उनके साथ जो पार्टियां रहती हैं, और ये इतिहास गवा रहा है कि उनके साथ जो पार्टी रहती है धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो वही हाल नीतीश कुमार की जदयू का भी हो रहा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब जो है मनमुटाव हुआ है उसका एक ही कारण रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनके सांसदों को, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति करती है। जब इस चीज़ का पता नीतीश कुमार जी को चलता है तो उनको तकलीफ़ होती है और वो तुरंत जो है केंद्र से और राज्य से अपनी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। और जब बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अब हमसे पीछा छोड़ करके या हमारा साथ छोड़ करके कहीं और जाने वाले हैं, तो उनको फिर प्रलोभन दिया जाता है, डील करने लगती है, डील करने लगते हैं और अब उनको मनाने की कोशिशें करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उनसे ज़्यादा अनुभवी अब कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है उनके नाम। तो वो बीजेपी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जब तक बीजेपी अगर बिहार में जब तक मजबूत नहीं हो जाती है तब तक नीतीश कुमार जी का साथ बीजेपी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बीजेपी किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी को छोड़ना नहीं चाहती है। वाकई में नीतीश के सपने की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से सर ने बताया कि अगर बीजेपी ज़्यादा पार्टी या ज़्यादा अपनी सीटों को जीत पाती है तो वाकई में नीतीश का सपना ही रह जाएगा। आइए हम कुछ राहुल के जी के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे भी भारत के चहेते नेता के रूप में उभर रहे हैं और एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री जी। क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री का चेहरा जो राहुल गांधी जी हैं वो उनको किस नज़र से देख रहे हैं आप? नहीं, राहुल गांधी जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वास्तव में विपक्ष के नेता के रूप में काफ़ी लोग उनको लाइक भी करते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और पॉपुलैरिटी बढ़ी इसलिए है क्योंकि जब से वो ज़मीन पर उतरे हैं, क्योंकि ये बदलाव की राजनीति चल रही है, परिवर्तन की राजनीति चल रही है। कभी ऐसा समय होता था कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमतों से सरकार हुआ करती थी और आज क्या है कि इस समय बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकारें हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लेकर के कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। तो संघर्ष का जो परिणाम होता है, संघर्ष का जो फल होता है, कहीं ना कहीं आगे चल कर के जिस प्रकार कभी एक समय होता था कि जब एनडीए गठबंधन की जो सरकारें थी, एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें पाया करती थी और इंडिया गठबंधन यानी जो कांग्रेस से जो जुड़ करके पार्टियां बनाती थी सरकार, वो काफ़ी ज़्यादा सीटें पाती थी। तो प्रचंड बहुमत की सरकारें हुआ करती। समय बदलता सबका है और समय बदला, आज कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के संघर्ष कर रही है। अच्छा लगता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता भी रहना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता तो जो सत्ता होती है वो अहंकार में लिप्त हो जाती है, अहंकार में डूब जाती है और इसमें विनाश कहें या इसमें अगर सत्यानाश कहें तो कहीं ना कहीं जनता का होता है। तो सरकार टिकाऊ सरकारें नहीं, सरकारें कहीं ना कहीं परिवर्तित होते रहना चाहिए जिससे कि लोगों को घमंड ना हो, सरकारों को घमंड ना हो कि हाँ केवल हमारी ही सत्ता रहेगी। ये सत्ता हमेशा परिवर्तित होती है और होती भी रहेगी। तो वाकई में जिस तरह से बिहार चुनाव को हम देख रहे हैं, बिहार चुनाव में अगर मैं राहुल की बात करूं तो राहुल को किस नज़र से देख रहे हैं? अभी आपने बुलेट की बात की कि बुलेट पे दोनों उभरते हुए सितारे जो बिहार की एक राजनीति में बहुत ही बड़ा चेहरा बनकर आए हुए हैं और एक भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर आए हैं, जो बुलेट से एक साथ दिखे और वो भी संविधान और मंडल कमीशन को बचाने के साथ साथ वोट चोरी की भी इल्ज़ाम लगाते हुए, मौजूदा सरकार पर वोट चोरी का भी इल्ज़ाम लगाते हुए एक रैली में दिखी। उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं और इस मुद्दे के साथ साथ बुलेट पर चल कर के लोगों के बीच जा कर के एक संदेश देने का काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि के साथ साथ तेजस्वी यादव भी थे और साथ ही साथ उनके पप्पू यादव भी थे उस रैली में।
और उसी रैली में प्रियंका भी थी। हाँ, प्रियंका भी थी और प्रियंका के साथ साथ उसमें मुकेश सहनी भी बैठे हुए थे। तो क्षेत्रीय नेता भी। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों कन्हैया कुमार भी बैठे हुए थे। जी। तो इस बार का जो चुनाव है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी भले भी रण में उतना अच्छे से नहीं कूद पाई है, लेकिन एनडीए गठबंधन के अपेक्षा इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में लोगों के बीच अभी से उतर चुकी है। और देखना है 2025 का चुनाव जनता परिवर्तन के साथ साथ कितना कुछ विश्वास जताती है एनडीए गठबंधन पर, या फिर एक नए चेहरे, एक नए मुख्यमंत्री के रूप में, जहां इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां तेजस्वी यादव को पहले ही खुले तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में मान चुकी हैं। तो हो सकता है जनता इस बार नए उभरते हुए सितारे को, नए उभरते हुए चेहरे पर विश्वास करे और ये सोचे कि हाँ, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की सरकारों में भी एक अच्छे काम को दिखाते हुए जनता के बीच काफ़ी अच्छा काम सरकार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों ने मिल कर के काम कराया था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ और सीधा एनडीए गठबंधन में चले गए। तो अब सत्ता की जो चाबी है, कहीं ना कहीं तेजस्वी कुमार जी ज़रूर चाहेंगे कि हमको मिले और मैं पूरे बिहार को एक नए शिखर तक, एक नई ऊंचाई तक, बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम करें, जिसकी उनको लालसा थी। हमेशा डिप्टी सीएम भले रहे हों, लेकिन बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की प्रगति के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। और युवा सोच है, नया जोश है और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। बिहार उम्मीदों पर कायम है और बिहार जो है क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं क्रांति हमेशा होती रही और होती भी रहेगी। तो राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है, काफ़ी लोगों में पॉपुलैरिटी है इस जोड़ी के लेकर के। तो मुकेश सहनी भी इस नाव के खेवनहार बने हुए हैं, पप्पू यादव जी भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन फिलहाल इस स्थिति तक तो अभी तक मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू यादव जो हैं निर्दलीय सांसद हुए और वो कांग्रेस से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों तक वो जेडीयू से बहुत नाराज़ चले हैं। तो उसके बाद आरजेडी से भी बहुत दिनों तक नाराज़ थे वो। तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? वैचारिक मतभेद हो सकता है, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई मतभेद नहीं था, हम भाई हैं और तेजस्वी हमारे भाई हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर हैं इस समय, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते भी हैं। तो इसमें बिल्कुल अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा अवसर मिलेगा अगर सभी क्षेत्रीय पार्टियों के जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अगर वो तेजस्वी के लिए जम करके इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। जैसा कि अभी संसद में कई दिनों तक एसआईआर को लेकर बहुत सारे धरने दिए गए और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए ढेर सारे मुद्दे उठाए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रूफ के साथ, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायालय हैं, अगर प्रूफ के साथ कोई बात रखी जा रही है तो उस पर ज़रूर जांच होनी चाहिए। और एजेंसियां बनी हैं जांच करने के लिए कि अगर पार्टी सही कह रही है या कोई व्यक्ति अगर कोई बात सही कह रहा है तो उस पर ज़रूर विचार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर ऐसा देखने को मिला है, जब चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसा आरोप लगाया जाता है कि कुछ जो है जातिगत आधार पर वोट काटे जाते हैं, या कुछ जातिगत क्षेत्रों में वोट देने के लिए लोगों को जो है उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं या उनको वोट देने के लिए रोका जाता है। अगर ऐसा आरोप है तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। आज किसी की सरकार है तो दूसरों को रोक रहे हैं, कल दूसरी सरकार बनेगी तो किसी और को रोकेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक ही अधिकार है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और किसी दूसरे पार्टी को वोट देगा इस वजह से उसका नाम न काटा जाए, है ना, उसको वोट देने से रोका न जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और भारतीय संविधान के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है, और ऐसा किसी को हरगिज़ होना नहीं चाहिए। वैसे जैसा कि देखा जाए तो एसआईआर को लेकर जनता कितना जागरूक है और इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या जनता समझ पा रही है इस चीज़ को, किया नहीं, इसके बारे में क्या? अब इसका तो निर्णय विधानसभा चुनाव से मिल जाएगा कि जनता कितना जागरूक हो चुकी है, और साथ ही साथ जागरूक जनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो लोग या जो वर्तमान सरकारें होती हैं ऐसे प्रलोभन देती हैं कि लोग चंद जो है प्रलोभन में या
ऐसी ऐसी जो है घोषणाएं की जाती है कि उसमें लोग अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते, अपने 4 साल 4.5 साल के मुद्दों को छोड़ करके जो ज़रूरत भरी चीज़ होती है उनको छोड़ करके ऐसा प्रलोभन पाते हैं कि वो तुरंत उससे हट जाते हैं और कहीं ना कहीं 5 साल फिर वैसे ही चलता रहता है। तो लोगों को एक परिवर्तन की राजनीति के साथ साथ पुराने सरकार द्वारा किए गए कामों पर गहन मंथन करना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर कोई सरकार चुन रहे हैं तो उस पर आपका कितना विश्वास है। उनकी घोषणाओं को आप लिख करके रख लीजिए कि उनकी घोषणाएं क्या थी। और घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर उसका 50% भी अगर काम कर दिया जाए तो देश और प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत अहम होता है ये चीज़। पुनः मैं अपने दर्शकों को एक बार उसी बिहार के चुनाव पर एक विशेष और एक लास्ट क्वेश्चन करते हुए अलविदा लेना चाहूँगा। साथियों, एक बार फिर से सर मैं आपको बिहार चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं और आप किसके साथ हैं? आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर, इंडिया गठबंधन या एनडीए? और बिहार चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं और फिर हम लोग विदा लें। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जहाँ तक हमारे सपोर्ट की बात है तो हमारे सपोर्ट से बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जिसको सपोर्ट करेगी, बिहार में वही सरकार बनने वाली है। तो बिहार की जनता को ये सोचना है कि एक मुफ्त एक तरफा जब तक चुनाव में मतदान नहीं होगा तब तक सरकारों को उखाड़ फेंक करके या अपनी जो सरकार चाहते हैं वैसी सरकार स्थापित करना है तो एक तरफा चुनाव होने की ज़रूरत है, एक तरफा वोट पड़ने की ज़रूरत है। और हमारी जहाँ तक बात है तो हम किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं करते हैं ये हमारा विषय है। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप कि नहीं चाहते? बिल्कुल, हम तो कहते हैं ना कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आभार, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, देखते रहिए नेशनल बहुजन टीवी और बने रहिए जागरूक और सजग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।